Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing prelims special series regarding Indian polity और साथ में previous year questions. अगेन हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है. पार्लियामेंट में कैसे कंपोजिशन की बात की गई है, राज्यसभा लोकसभा हो, फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटिंग्स है, पार्लियामेंट का अपना प्रोसेस है, प्रोसीजर है, सब चीज़ को लेकर डिस्कशन करना है. तो आज से हमारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो वीडियोस आएंगे वो पार्लियामेंट में पार्ट वाइज करके आएगा. पार्लियामेंट पार्ट 1, पार्लियामेंट पार्ट 2 और साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कि पार्लियामेंट एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो हो ही जाता है फॉर एग्जामिनेशन, और साथ में हमारे लिए रिविजन भी हो जाएगा. तो आपको पता भी है पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट क्योंकि हमने पढ़ा है द इम्पोर्टेंट किस पार्ट में आता है पार्लियामेंट, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. साथ में आर्टिकल 79 से लेकर 122, ये जो आर्टिकल्स है ये डील्स करते हैं किसको, पार्लियामेंट को. और आपको पता है पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडिया एट द यूनियन लेवल. तो लेजिस्लेटिव बॉडी का हम बात कर रहे थे एट द इंडिया, जब सुप्रीम बॉडी है साथ में एट द यूनियन लेवल. हर स्टेट में भी लेजिस्लेटिव बॉडी है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर हमने अपनाया, सेंटर और स्टेट पावर आपने पढ़ा होगा. तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा आपको याद रखना व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट. किस पार्ट में आता है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड विच आर्टिकल 79 से लेकर 122. तो जब हम ये आर्टिकल्स है तो यहीं पे तो सवाल आता है किस आर्टिकल में क्या बात किया है. जैसे हम आर्टिकल 79 की बात करें, आर्टिकल 79 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट. कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट. जब हम कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं तो पार्लियामेंट आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेस की हम बात करते हैं, 2 हाउसेस राज्यसभा लोकसभा. राज्यसभा को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को बोला जाता है पीपल्स, काउंसिल ऑफ पीपल, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठते हैं. तो दिस ऑल आर द बेसिक जो आपने पढ़ा होगा. अब हम जब प्रेसिडेंट और प्लस पार्लियामेंट की बात करते हैं और जो हमारा पार्लियामेंट है वो बाई कैमरलिज्म है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हमने अडॉप्ट किया था कि जो हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होगा 2 हाउसेस की हम बात करते हैं. तो बाई कैमरलिज्म की यहाँ बात की गई है. और प्रेसिडेंट क्योंकि पार्लियामेंट के जो भी फाइनल डिसीजन है, जो बिल्स पास होते हैं, जो आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते लॉज बनते हैं, उसमें लास्ट में किसका एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का. तो प्रेसिडेंट इज आल्सो वन ऑफ द कोर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में हमें पढ़ना है. आर्टिकल 79. हम जब आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 में कंपोजिशन और ऑफ राज्यसभा की बात की गई है कि टोटल सीट्स कितने होंगे, 250. करंट में 245 है, उसमें नॉमिनेटेड कितना होगा. फिर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में टोटल सीट्स कितने होंगे, तो 550. कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, तो 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अगर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तब प्रेसिडेंट 2 को नॉमिनेट करेंगे. पर ये वाला भी क्लॉज 104th अमेंडमेंट एक्ट से हट गया. तो ये सब बेसिक आपने पढ़ा होगा, बस हम रिवीजन कर रहे हैं और साथ में जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको देख रहे हैं. वहां से जो भी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगा अगेन वी डिस्कस, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट इन द इंडियन पॉलिटी. नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड द इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वो देखते हैं. पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं, प्रेजेंटली तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू होता है. What is the minimum age laid down for a person to seek election to the लोकसभा? अगर आपको लोकसभा में
इलेक्शन लड़ना या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना इन लोकसभा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम जो भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा का, उनका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है मिनिमम एज का, अगर राज्यसभा का बनना तो उसका मिनिमम एज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लोकसभा कि अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, इलेक्शन में इलेक्ट होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द मिनिमम एज, तो आंसर विल बी 25 ईयर्स। क्या आप 25 साल से अगर नीचे हैं तो आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। 18 साल है कि आपका वोटिंग राइट, अगर आप 18 साल के हो गए तो आपका वोटिंग राइट से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। और ये किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 84 clause B, the minimum age for the person seeking election to the council of state 30 years और minimum age लोकसभा, तो लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए कितना, 30 साल। इसलिए इसको हाउस ऑफ एल्डरली भी बोला जाता है या हाउस ऑफ सीनियर, क्योंकि यहाँ पे अगर उम्र के हिसाब से देखिएगा तो सीनियर पर्सन वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए एक फ्रेज में भी बोला जाता है हाउस ऑफ एल्डरली। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। और ये किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया, आर्टिकल 84 क्लॉज बी। तो ऐसे करके आर्टिकल पे भी क्वेश्चन आ सकता है या मिनिमम एज क्वालिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा है, जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा तो मतलब बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब पार्लियामेंट क्या होता है, हमारा दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके दोनों मेंबर को हम पार्लियामेंट्रियन कहते हैं और उस हाउसेस को हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो मिनिमम एज की बात कर रहा, तो मिनिमम एज किसका है, लोकसभा का। तो आंसर विल बी सी। तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, और ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा जाता है। तो मिनिमम एज पूछ रहा है लोकसभा का, अगर मैक्सिमम एज पूछा जाएगा तो वो एक अलग क्वेश्चन बन के आता है। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक समझना होगा। In order to choose a member of Lok Sabha, a person must not be less than the age of 25 years. मैंने अभी बताया था आर्टिकल 84 क्लॉज बी में मिनिमम एज रिक्वायरमेंट बताया गया लोकसभा और राज्यसभा का। According to the Article 82 of the Constitution of India, allocation of seats in Lok Sabha to the states is on the basis of census. तो आपको भी पता है डिलिमिटेशन कमीशन बैठते हैं, उनका काम है सीट्स का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन चेंज करना, जो लेटेस्ट सेंसस होता है उसके बेसिस पे। तो बहुत बार वो भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा लोकसभा का सीट्स है उसका एलोकेशन क्या हुआ है 1971 के बेसिस पे। जो सेंसस 1970 के डेटा के ऊपर पे सीट्स एलोकेट हुए, जो फाइनलाइज सीट्स करता है 550 एक मैक्सिमम है, और प्रेजेंट में जो हमारा 543 है, 545। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच लोकसभा अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन सेंसस 1971 के बेसिस पे ही एलोकेट किया जाता है। अब जो फ्रेश डिलिमिटेशन होगा, फ्रेश सेंसस होगा और जो फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा उसके बाद हो सकता है ये डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप हो सकते हैं जो सेंसस जिस पे सारा सीट्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा, कंस्टिट्यूएंसी चेंजेस होंगे, बहुत सारा चीज़ होने वाला। तो वो जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो रिसेंट वाला होगा उसमें चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच लोकसभा बेसिस ऑफ किस सेंसस, तो 1971. The state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on the 1971 census. Up which year does this remain intact? तो कहा गया है कि जो भी लोकसभा का जो सीट है वो किस पे बेसिस पे हो रहा है, 1971, और हमने एक फ्रीज कर दिया है कि इस ईयर तक कोई भी लोकसभा के सीट्स नहीं बढ़ेंगे। वो कह रहा है कि वो जो फ्रीज वाला ईयर है वो कौन सा था, 2026। 2026 सारे लोकसभा के सीट्स को फ्रीज कर दिए गए। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 मेड एन अमेंडमेंट इन द प्लेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, और प्रेजेंटिंग 2026 को एक फ्रीज कर दिया गया है, वहां तक कोई सीट्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होंगे बेस्ड ऑन। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट।
84th Amendment Act, which has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year. तो आंसर विल बी 2026. 226 के बाद जो फ्रेश सेंसस होगा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे सीट्स, तो 2026 तक लोकसभा के सीट्स को फ्रीज किया गया. तो सेंसस कौन सा हम यूज कर रहे हैं? 1971. 2026 का डेट कैसे आया? 84th अमेंडमेंट एक्ट. 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने कहा कि 2026 तक लोकसभा के सीट्स फ्रीज रहेंगे, याद रखिएगा. और कौन सा सेंसस यूज कर रहे हैं? 1971. मूविंग फॉरवर्ड, maximum strength of the Lok Sabha as stipulated in the Constitution of India. Maximum strength कह रहा है 547, 545, 552. तो आंसर विल बी डी. मैक्सिमम स्ट्रेंथ बात किया गया 550 प्लस 2. अब ये जो 2 ऑप्शन है ये रिमूव हो गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर ना हो तो प्रेसिडेंट हैज पावर टू नॉमिनेट 2 पर्सन्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ये भी प्रोविजन को इन कर दिया गया है. अब ये 2 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड वाला इन लोकसभा वाला जो क्राइटेरिया है वो उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया. तो आप बोल सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स विल बी 550. तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस. ये भी एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप एक बार पढ़िएगा. लेकिन द बेसिक कंसेप्ट है कि टोटल 552 की बात की गई है. 550 जो है विल बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, और 2 अगर रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें से चुन कर नहीं आए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से तो प्रेसिडेंट को लगेगा तो विल नॉमिनेट 2 पर्सन. तो टोटल सीट्स हो जाएंगे 552. पर जो ये 2 नॉमिनेटेड वाला प्रोविजन है इट कम्स टू इन आफ्टर द 104th अमेंडमेंट एक्ट इन 2019, जो ये प्रोविजन को डिलीट कर दिया. तो आज के डेट में जो टोटल मैक्सिमम सीट्स की अगर हम बात करें इन द लोकसभा इज 550. ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पढ़े भी होंगे, लेकिन हम रिकॉल कर रहे हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द लोकसभा 550. What can be maximum representation from the union territories in the Lok Sabha? तो इसका आंसर विल बी 20. आर्टिकल 81 द कंपोजिशन. आर्टिकल 80 किसका कंपोजिशन का बात करता है? राज्यसभा. आर्टिकल 81 किसका बात करता है? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा में टोटल सीट्स कितने हो गए? 550 प्लस 2 तो हट गए, तो इसको हटा दीजिए. करेंट कितना है? 545. अब उस 545 में स्टेट्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं तो ये 550 में 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स और 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी. लेकिन करेंट में 545 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कैन बी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन. तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? जब मैक्सिमम सीट 550 है, उस 550 में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी विल बी 20. तो आंसर विल बी 20. तो वो कंपोजिशन के बारे में बताया जो आपको समझना है. In general election 2009, election for the 543 Lok Sabha constituency was held. Out of these, how many Lok Sabha constituency from the states? तो आंसर विल बी 530. 530 लोकसभा जो स्टेट्स कंस्टिट्यूंसी से चुने गए थे एंड 13 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी. तो जब हम करंट स्टेट की बात करते हैं तो 550 ये हमारा टोटल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम सीट. लेकिन करंट स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो 543. तो 543 में 530 will be come from the states and 13 from the union territory. तो दिस ऑल आर द बेसिक. 530 इसमें आंसर होगा. ये सब थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा. अगेन अगर मैं बता दूं टोटल स्ट्रेंथ जो बोलेंगे इन द मैक्सिमम कितना है? 550 लोकसभा की हम बात करें तो. अगर हम करेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 543. अब 543 में 530 रिप्रेजेंटेटिव्स विल कम फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी यूटी. अगर हम 550 की बात करें तो 530 विल बी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और मैक्सिमम 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी. तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा.
ये कि यहाँ पे कभी कभी सवाल इस पे भी रहते हैं, द टोटल स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, द करेंट स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्टेट्स और यूटी। मूविंग फॉरवर्ड, which one with the following states has the highest number of reserved seats for the scheduled tribes in the Lok Sabha? आंसर इज द मध्य प्रदेश। वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये 2005 का है, तो उस समय का जो करेंट डाटा उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। Which of the following states elect the largest number of peoples representing from the scheduled tribes from the House of the People? तो मध्य प्रदेश। From which of the following state maximum number of seats reserved for the scheduled tribes? आंसर, तो scheduled tribes में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो अगर बोला जाए किस स्टेट से, तो मध्य प्रदेश। लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कहां से आता है? फ्रॉम द मध्य प्रदेश। Who holds power to appoint nominees from the Anglo-Indian community in the Lok Sabha? The president could hold the power to nominate the Anglo-Indian Lok Sabha according to the article. So this answer will be star mark है, लेकिन आंसर विल बी प्रेसिडेंट। वो नॉमिनी अपॉइंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर कंप्लीटिंग इट टर्म्स, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन ए लोकसभा? तो आंसर विल बी 3। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय ऑल द एबव, एडजर्नमेंट, प्रोग्रेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, जहां पे हम सीटिंग्स, एडजर्नमेंट, समोइंग क्या सब होता है, वो बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो पार्लियामेंट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये हमारा जो पार्ट था उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हम पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ, पार्लियामेंट के कंपोजिशन, लोकसभा राज्यसभा के कंपोजिशन पढ़ा एंड कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स को लेकर पढ़ा। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से सेशंस के बारे में, बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पीकर के रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िए। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में ये आपको हेल्प करता है आपके रिवीजन के लिए। तो दिस इज वीडियो ऑल रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, जिसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।